ओके ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सीमा यादव विज्ञान की कक्षा में बच्चों आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग विज्ञान भाग 2 पढ़ने वाले हैं। विज्ञान भाग 2 से जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, ये लेसन हम लोग आज देखेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों अपना ऊतक के बारे में। तो पहले तो ऊतक किसे कहते हैं हम लोग वो जान लेंगे, तो फिर आप लोग को आसानी होगी समझने में। तो ऊतक किसे कहते हैं बच्चों कि अब देखिए किसी भी सजीव की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका है। मतलब कोशिका से ही सजीव सृष्टि का निर्माण हुआ है। एक कोशिकी जीव की रचना उसी से हुई थी। तो अब ऊतक जो है मतलब कोई भी किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जब बहुत सारे एक जैसी कोशिकाएं जब एक साथ आती हैं तब ऊतक की रचना होती है। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए एक साथ एक जैसी कोशिकाएं जब समूह में एक साथ आती हैं तब ऊतक की रचना होती है। तो अब हम लोग आज के टॉपिक में बच्चों प्राणी ऊतक के बारे में देखने वाले हैं। वैसे तो ऊतक को 2 भाग में वर्गीकृत किया गया है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक का क्या अर्थ होता है कि सरल ऊतक में एक प्रकार की ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर प्राणियों में आप लोगों ने कल अभिस्तर ऊतक पढ़ा था। तो जो अभिस्तर ऊतक है वह सरल ऊतक का प्रकार उदाहरण है। उसके बाद जटिल ऊतक जो होते हैं वो एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जटिल ऊतक की रचना होती है। तो अब उसके ही अंतर्गत हम लोग प्राणी ऊतक देखने वाले हैं बच्चों कि प्राणी ऊतक क्या होता है। तो देखो अभी जैसे कि हम लोगों ने जाना कि बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ आती हैं तब जाके ऊतक की रचना होती है। तो उसी तरह प्राणियों के शरीर में भी बहुत सारे जब अंग एक साथ आते हैं तब मतलब कोई भी कार्य सुचारू रूप से चलता है। जैसे कि पाचन संस्थान मान लीजिए या श्वसन संस्थान, उदाहरण के तौर पे ये सारे श्वसन संस्थान में बहुत सारे अन्य अंगों का समावेश होता है तब जाके एक संस्थान की निर्मित होती है और ये कार्य होता है। तो उसी तरह जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फेफड़ा, श्वसन नलिका, ये सारे जो अंग हैं यह कुछ विशिष्ट मांसपेशियों के आकुंचन व प्रसरण के कारण ही अपना श्वसन का जो कार्य है वो पूरा कर पाते हैं। तो इनके कार्यों के अनुसार ऊतक को अलग अलग भाग में वर्गीकरण किया गया है, मतलब उनके कार्य के अनुसार। तो पहला है अभिस्तर ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा स्नायु ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो अभी हम लोग अभिस्तर ऊतक आप लोगों ने कल देखा, अभी आज हम लोग संयोजी ऊतक के बारे में देखेंगे। अभिस्तर ऊतक के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि अभिस्तर ऊतक जो होता है यह जीव के शरीर के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ये ऊपरी आवरण के रूप में कार्यरत होता है, जिसको हम अभिस्तर ऊतक कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बच्चों देखने वाले हैं संयोजी ऊतक। डिटेल में हम लोग देखेंगे कि संयोजी ऊतक क्या होता है। तो संयोजी ऊतक जिसको अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं बेटा। कनेक्टिव का अर्थ की मतलब जोड़ना। तो संयोजी ऊतक जो है ये कैसे होते हैं, रेशेदार ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक यह मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो संयोजी ऊतक में ऐसा क्या पाया जाता है जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, तो वो होता है कोलेजन। बच्चों कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है संयोजी ऊतकों में पाया जाता है, जो मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है। संयोजी ऊतकों का जो विशिष्ट कार्य है संयोजन, मतलब सुव्यवस्थित अंगों को रखना, अंगों को आच्छादित करना, ढकना और उन्हें सही स्थान पर रखना है। तो ये हो गया संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। ये मतलब इनकी जो कोशिकाएं हैं वह चिपकी नहीं एक दूसरे से बहुत चिपकी हुई नहीं होती हैं, बल्कि काफी अलग अलग रहती हैं। और इनके बीच में बच्चों एक पदार्थ भरा होता है जिसको हम आधारक कहते हैं। ये इस ऊतक में कोशिकाएं जो हैं आबद्ध होती हैं और आधारक में धसी होती हैं। आधारक कैसा होता है, जली, पता है ना जो आप लोग को जली कैसी होती है वैसे ही। तो आधारक जली सदृश द्रव या ठोस होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं
संयोजी ऊतक के प्रकार के बारे में कि कौन कौन से संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो पहला है रक्त, दूसरा लसिका, तीसरा अंतशलीय संयोजी ऊतक, चौथा वसीय संयोजी ऊतक, उपस्थि, अस्थि और स्नायु रज्जु और अस्थिबंध। तो अभी वन बाय वन हम लोग डिटेल में बच्चों ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये कैसे दिखाई देते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों रक्त। रक्त यह हमारे शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक हर रक्त वाहिनियों का पूरा हमारे शरीर में जाल बिछा हुआ है। तो ये कहाँ पाई जाते हैं? रक्त ऊतक जो है यह बंद रक्त परिसंचरण संस्थान होता है बच्चों। पूरे रक्त वाहिनियों का जाल हमारे शरीर में बिछा हुआ है और उसमें रक्त प्रवाहित होता है। तो शरीर और रक्त जो है यह मानव शरीर का सबसे तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब द्रव अवस्था में होता है ना, लिक्विड होता है। रक्त की जो अवस्था है वह द्रव अवस्था है, तो वह तरल संयोजी ऊतक होता है। तो अब रक्त का कार्य क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है एक इसमें कि ऑक्सीजन, पोषक तत्व, संप्रेरक व उत्सर्जित पदार्थों का वहन करना। तो सबसे पहला कार्य रक्त का क्या है कि शरीर के सभी ऊतकों तक, शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य रक्त यह करता है। उसके बाद पोषक तत्व, कौन से पोषक तत्व? जैसे कि उदाहरण के तौर पे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ये सब जो है यह शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी रक्त के माध्यम से ही होता है बच्चों। उसके बाद संप्रेरक जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको भी, और उत्सर्जित पदार्थों का वहन करना। उत्सर्जित मतलब पाचन के पश्चात जो उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं उन सभी को उत्सर्जित करने का, उनको वहन करने का कार्य जो है यह रक्त करता है। उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से? जैसे कि यूरिया, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, इन सभी उत्सर्जित पदार्थों को वहन करने का कार्य जो है वह रक्त के माध्यम से होता है। ये हो गया रक्त का कार्य। अब नेक्स्ट अगला ऊतक हम लोग देखेंगे बच्चों, जो है लसिका। अब ये लसिका क्या है कि ये आकृति आप देख रहे हैं पिंकिश कलर की है। तो यह हमारे शरीर की कोशिकाओं के चारों ओर यह पाई जाती है। उसके बाद इसका कार्य क्या है बच्चों की, इसमें देखो यह द्रव अवस्था में होता है। आरबीसी लसिका में जो है, जो हमारे देखिए रक्त में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण। तो जो लाल रक्त कण की मात्रा है वह लसिका में कम होती है और श्वेत रक्त कण जो होते हैं अधिक होते हैं। तो श्वेत रक्त कण अधिक होने के कारण ही लसिका का जो कार्य है कि वह रोगों के संक्रमण से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। रोगों के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा होती है कि अगर मान लीजिए कोई भी वायरस, बैक्टीरिया कुछ हमारे शरीर में प्रविष्ट कर गया तो उसको सबसे पहले लसिका को फेस करना होगा और उसके बाद फिर वो हमारे शरीर को हानि पहुंचा पाएगी। और लसिका में फाइब्रोनोजिन की मात्रा कम होती है, जिससे इसमें क्या होता है कि थक्का जमने की शक्ति भी इस कारण क्या होती है, निहित होती है। अब लसिका की रचना कैसी होती है बच्चों की? रासायनिक संगठन जो है वो प्लाज्मा की तरह ही होता है। प्लाज्मा यह निर्जीव कोशिकाओं का ये है समूह है हमारे शरीर में जो रक्त में पाया जाता है, जिसमें विशेष प्रकार की श्वेत कोशिकाएं होती हैं। और लसिका जो है यह कहीं ना कहीं अस्थायी जल संचय का भी कार्य हमारे शरीर में करता है, मतलब पानी को स्टोर करके रखने का कार्य भी यह कहीं ना कहीं करता है। तो इस तरह से ये हो गया लसिका, जो दूसरा ऊतक हमने देखा। अब थर्ड हम लोग देखेंगे अंतशलीय संयोजी ऊतक। अंतशलीय संयोजी ऊतक जो है यह कहाँ पाया जाता है? यह हमारे त्वचा और मांसपेशी के बीच और रक्त वाहिनियों के चारों ओर पाया जाता है। अभी जितने भी हमने संयोजी ऊतक देखे, रक्त, लसिका देखा, दो ही हुआ है, तीसरा है। तो और बाकी जो है वसी संयोजी ऊतक, उपस्थि, अस्थि। तो अन्य संयोजी ऊतकों की तुलना में अंतशलीय संयोजी ऊतक जो है यह सबसे अधिक हमारे शरीर में पाया जाता है। यह शरीर के हर एक भाग पर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में, पाचन नली के बीच में, मांसपेशियों, रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिकाओं
और रक्तवाहिनियों और तंत्रिकाओं को परस्पर बांधे रखने का भी जो कार्य है यह अंतशलीय संयोजी ऊतक के माध्यम से होता है। तो अभी इसका हम लोग कार्य देखेंगे कि ये क्या क्या करता है। तो इसका कार्य जो सबसे पहला है बच्चों की आंतर अंगों को सहारा देना, मतलब हमारे जो आंतरिक अंग हैं, अंतर्वृक्क है, ऐसे बहुत सारे, छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे बहुत सारे जो अंग हैं हमारे शरीर में, उन सभी को सहारा देने का कार्य जो है यह कौन करता है, अंतशलीय संयोजी ऊतक। और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करना। मान लीजिए कि अगर कहीं घाव वगैरह लग जाता है, कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उनको, तो जो क्षतिग्रस्त ऊतक हैं, जो चोटिल ऊतक हैं, उनकी मरम्मत में अंतशलीय संयोजी ऊतक क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब नेक्स्ट अगला ऊतक जो हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, वसीय संयोजी ऊतक। वसीय संयोजी ऊतक यह वसा, वसा मतलब फैट, ठीक है, तो ये उस रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। तो वसा युक्त कोशिका तथा जेली जैसा आधारक होता है। अभी वसीय संयोजी ऊतक कैसे होते हैं, आकृति में आप देखिए कि देखिए गोलाकार, ये बड़ी बड़ी गोलाकार या अंडाकार होती हैं। वसीय ऊतक पाए कहाँ जाते हैं, त्वचा के नीचे रहकर ये क्या करते हैं, आंतरिक अंगों को सहारा देते हैं तथा शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं। जिसके शरीर में बच्चों जितना वसीय संयोजी ऊतक पाया जाएगा, उसके उसके शरीर की रचना वैसी होती है, मतलब आकार वैसे ही होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है कि उसके शरीर में बहुत सारा वसीय संयोजी ऊतक पाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति मोटा होगा, मोटा होगा, उसके शरीर की शरीर उसका फैला हुआ होगा, क्योंकि वसा उसके शरीर में ज्यादा है, फैट जिसको सामान्य भाषा में हम चर्बी भी कहते हैं वो। तो वसा के रूप में शरीर में लेकिन वसा जो है यह हमारे आंतरिक अंगों को सहारा देता है और शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इसका कार्य हम लोग देखेंगे कि ये क्या क्या कार्य करता है। देखो, सबसे पहला कार्य है बच्चों की ऊष्मा अवरोधक स्तर तैयार करना। ऊष्मा अवरोधक स्तर का क्या अर्थ होता है बच्चों की, वसीय संयोजी जो ऊतक है यह ऊष्मा को अपने अंदर क्या करते हैं, मतलब शरीर का जो तापमान है वो मेंटेन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। शरीर में ताकत जमा करके रखता है, जिसके कारण शरीर का तापमान क्या रहता है, नियमित रहता है। तो शरीर के तापमान को नियमित रखने में वसीय संयोजी ऊतक यह अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से ऊष्मा अवरोधक स्तर तैयार होता है। ऊर्जा का स्रोत होना, देखिए ऊर्जा जो है यहाँ पर संचित होती है वसीय ऊतक में। ऑक्सीकरण जब होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा और ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो देखिए कि अगर मान लीजिए कि 2-4-6 दिन अगर खाना ना मिले तो किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती बच्चों। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। किस रूप में? वसा के रूप में, फैट के रूप में। अब वो वसा से ऊर्जा कैसे मिलती है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा संचित होती है वह शरीर के तब काम में आती है। तो भूखे रहने की स्थिति में शरीर में जमा इसी वसा का क्या होता है, उपयोग होता है कि जब अगर मतलब अन्न नहीं मिलता है तो भूख लगी है, तो फिर उस समय शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो यहाँ से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। थर्ड जो कार्य है वो है स्निग्ध पदार्थ जमा करना, मतलब जितने भी वसीय पदार्थ हैं, जितने भी फैटी सब्सटेंसेस हैं, उन सभी को जमा करने का कार्य जो है वसीय संयोजी ऊतक करते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे बच्चों, उपास्थि। उपास्थि जिसको कार्टिलेज कहते हैं, यह मानव शरीर का और अन्य प्राणियों का में पाया जाने वाला सबसे लचीला संयोजी ऊतक है। यह कहाँ पाया जाता है? नाक, कान, स्वर यंत्र और श्वसन नलिका में। ये हमारे शरीर के जोड़ों को क्या करते हैं? लचीला बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। जिसकी इसकी मौजूदगी की वजह से हमारे शरीर के कई अंग जो हैं वह सुचारू रूप से काम करते हैं। जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और हड्डियों के बीच में भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, तो कैसे कोई भी काम बहुत आसानी से होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका कार्य, जस्ट वही अभी हम लोगों ने चर्चा की कि कार्य देखो क्या है कि हड्डियों के पृष्ठभाग को गद्देदार रखना। जो हड्डियों के पृष्ठभाग है इनको उपास्थि क्या करती है? गद्देदार रखती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है।
अंगों को आकार देना, अंगों को आकार देती है। उपास्थि जो है वह मुलायम होती है और इसको हम मोड़ सकते हैं, इसलिए हम अंगों को आकार मिलता है। यह अंगों के बीच में अंगों को आधार देना, मतलब जो अन्य अंग हैं, दो अस्थियों के मध्य में उपास्थि जो है वह स्नेहक का कार्य करती है, मतलब उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है और प्रत्येक भाग में पाई जाती है, जैसे कि नाक, कान, गला और श्वास नलिका में उपास्थि पाई जाती है। तो इस तरह से इनका ये कार्य होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अस्थि, जिसको सामान्य भाषा में हम हड्डी भी कहते हैं बच्चों। हड्डी जो है यह हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, अलग अलग रचनाओं में, क्योंकि जहाँ जिस अंग की जैसी रचना होती है उसका आकार वहां पर वैसा ही होता है। तो अस्थि जो है यह हमारे मतलब शरीर में कंकाल का निर्माण करके पूरे शरीर को आकार प्रदान करती है। और हड्डी देखिए हमारे शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक है, सबसे कठोर ऊतक है। और ये कठोरता इसको किस कारण मिली है? हड्डी जो है अस्थि, यह फॉस्फेट, कार्बोनेट तथा ओसिन नामक प्रोटीन की से बनी होती है, तो जिस कारण यह इतनी मजबूत और सख्त होती है। और हड्डी की जो आंतरिक संरचना है बच्चों, ये भी बहुत जटिल होती है। आंतरिक संरचना जो है यह बहुत जटिल होती है। अब कार्य क्या क्या है अस्थि का? कि शरीर के सभी अंगों को आधार देने का कार्य जो है वह अस्थि के माध्यम से होता है। यह शरीर के हलचल में मदद करते हैं और अन्य अंगों को संरक्षण प्रदान करते हैं। और इसका एक कार्य है कि यह लाल रक्त कोशिकाओं और श्वेत रक्त कोशिकाओं के निर्माण करने में भी सहायता करते हैं। खनिज लवण जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके स्टोरेज का भी कार्य अस्थि के द्वारा होता है, अस्थि ऊतक के द्वारा। तो खनिज लवणों का भंडारण भी जो है ये हड्डी करते हैं। तो हड्डियां पाई जाती हैं। जो जन्म लेता है उसके शरीर में लगभग 270 से 300 हड्डियां पाई जाती हैं। तो अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि बच्चा तो इतना छोटा है और उसके शरीर में हड्डियों की संख्या अधिक है, क्योंकि उस समय जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, व्यक्ति वयस्क होता है, वैसे वैसे जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो जुड़ के एक लंबी हड्डी का निर्माण। तो ये हो गया अस्थि के बारे में। अब हम लोग देखेंगे स्नायु रज्जु और अस्थिबंध। स्नायु रज्जु और अस्थिबंध ये कहाँ पाए जाते हैं? संधि की जगह। जो हमारे शरीर में जो बच्चों जॉइंट्स होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या कार्य है इनका। जितने भी हमारे शरीर में जॉइंट्स हैं, आप देख रहे हैं कि कूल्हा, आपका नी, घुटना, कोहनी, जहां भी जितने जॉइंट्स हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। तो कार्य क्या होता है कि स्नायु रज्जु जो है यह स्नायु को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है। और अस्थिबंध जो है यह दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती है। स्नायु जो है, स्नायु रज्जु यह स्नायु को हड्डी से जोड़ती है, मतलब जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है। कौन? स्नायु रज्जु। और अस्थिबंध जो है यह अस्थि मतलब हड्डी, बंध मतलब जॉइंट, तो दो हड्डियों को जोड़ने का काम जो है वह अस्थिबंध के द्वारा होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक प्रश्न है कि मोटे व्यक्ति की अपेक्षा पतले व्यक्ति को ठंड अधिक क्यों लगती है? तो ऐसा क्यों? क्योंकि मोटे व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में वसीय संयोजी ऊतक होते हैं और यह ऊतक जो है शरीर में ऊष्मा अवरोधक स्तर तैयार करता है। तो अभी जैसे कि अभी बताया था कि वसीय संयोजी ऊतक जो है यह हमारे शरीर में ऊष्मा अवरोधक स्तर तैयार करते हैं, जिसके कारण और यहाँ पर क्या होता है कि ऊष्मा संचित होती है। और अब पतले व्यक्ति में वसीय संयोजी ऊतक कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो फिर वहां पे पतला ऊष्मा अवरोधक स्तर तैयार होता है। इस कारण पतले व्यक्ति में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है कि ऊष्मा का अवरोधन नहीं हो पाता है, इसलिए पतले व्यक्ति को मोटे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ठंड लगती है। अब आगे हम लोग
अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे कि हड्डियों को क्यों नहीं मोड़ा जा सकता है। देखिए हम हड्डी को फोल्ड नहीं कर सकते बच्चों, जहाँ जॉइंट होगा वो वहीं पर मुड़ेंगे। तो क्यों ऐसा? तो हड्डी जो है, हड्डी ऊतक कैल्शियम फॉस्फेट के घन रूपी आधारक से बनी होती है। इस कठोर आधारक में क्या होता है, ऑस्टियोसाइट्स नामक हड्डी कोशिका स्थापित की गई होती है। ऑस्टियोसाइट्स जो है यह बहुत ही कठोर होती है, हड्डी का यह विन्यास बहुत ही कठोर और मजबूत होता है। इस कारण हड्डियों को हम मोड़ नहीं सकते जब तक कि जॉइंट ना हो वहां पर। ठीक है, अब आगे अगला देखने वाले हैं बच्चों, अगला ऊतक का प्रकार प्राणी ऊतक के कि मांसपेशीय ऊतक। मांसपेशीय तंतु कैसे बनते हैं? यह मांसपेशीय तंतु की लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। मांसपेशीय तंतु, अभी देखिए मांसपेशियां, देखिए हम हाथ वगैरह जब देखिए फोल्ड करते हैं तो हमारे जो ऊपर वाला हिस्सा है देखो वहां पर फोल्ड करने पे हमारा हाथ मोटा दिखाई देता है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। तो जब वो सिकुड़ती है तो उनकी लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और चौड़ाई जो है अधिक हो जाती है। और 1 सेकंड में मनुष्य की जो मांसपेशियां हैं वो 10 से 12 बार, मतलब 10 से 12 बार क्या करती हैं, संकुचित होती हैं और प्रसरित होती हैं, मतलब फैलती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तो इस कारण देखिए जब हाथ फोल्ड करने पर हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, और जैसे ही आप अपना हाथ पहले की स्थिति में ले आते हो तो वो बराबर से मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, प्रसरित हो जाती हैं, और इस तरह से। और ये मांसपेशियों में जो ये गतिविधि हम लोग देखते हैं आकुंचन और प्रसरण की, तो ये किस कारण होती है? संकोची प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रथिन पाए जाते हैं मांसपेशियों में, उनके कारण। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों स्नायु ऊतक। स्नायु ऊतक क्या होता है? ये भी मांसपेशी जैसे होता है, तो अब अलग अलग प्रकार है, हम लोग उसको उसके बारे में देखेंगे कि क्या है। पट्टकी स्नायु, अपट्टकी स्नायु और हृदय स्नायु। तो पट्टकी स्नायु अभी ये कैसे होता है, हम देखते हैं। आकृति देखिए यहाँ पे दी गई है बच्चों बगल में कि लंबी बेलनाकार अशाखीय होती हैं। पट्टकी स्नायु जो है यह कैसे होते हैं कि लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, और लगभग हमारे शरीर में 639 ये पट्टकी स्नायु पाए जाते हैं, जिसमें से 400 रेखीय होती हैं और बाकी सारी क्या होती हैं, अरेखीय होती हैं। और सबसे ज्यादा पट्टकी स्नायु हमारे पीठ में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा पट्टकी स्नायु जो है वह पीठ में पाई जाती हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यह देखिए ये लंबी है, बेलनाकार है, बहु केंद्र की है। देखिए यहाँ पर ये कैसे हैं, बहु केंद्र की है, एक से अधिक केंद्रक इसमें पाया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ मतलब ये पाए जाते हैं। ये तो ऐसे इनकी रचना हुई। इन मांसपेशियों पर क्या होता है कि गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं, जो हड्डियों से जुड़े होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, कंकालीय मांसपेशी कहते हैं। अब पट्टे गाढ़े व हल्के पट्टे देखे ना यहाँ पे आकृति में, देखिए ये यहाँ पर ऐसे दिखा है कि ये गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं, जिसके कारण और हड्डियों से जुड़े होने के कारण इन्हें कंकालीय मांसपेशी कहते हैं। इन मांसपेशियों में गतिविधि जो है वह हमारी इच्छा के अनुसार होती है। इसका अर्थ क्या है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक मतलब कि जो हमारी इच्छा के अनुसार हो। उदाहरण, हाथ और पैर का हिलना। अभी आपको हाथ हिलाना है तो आप हिलाओगे, पैर हिलाना है तो ये सब कुछ आपके नियंत्रण में है। दौड़ना, बोलना, चलना, ऐसी ये सारी क्रियाएं, अच्छी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में होती हैं, तो वो किस कारण होती हैं, इन मांसपेशियों के कारण होती है। मतलब जो जितनी भी अच्छी क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार होती हैं, तो उनके लिए भी ये ऊतक जो हैं जिम्मेदार हैं। मतलब ये ऊतक जो हैं इनके कारण ही हमारी गति जो इच्छा अनुसार हमारे जो गतिविधियां होती हैं वो घटित होती हैं। अगला नेक्स्ट देखेंगे बच्चों अपट्टकी स्नायु के बारे में। अपट्टकी स्नायु जो है वह दोनों किनारों पर संकरी, छोटी, अशाखीय होती है और एक केंद्र की है। पट्टकी स्नायु बहु केंद्र की था, यह एक केंद्र की है, और दोनों किनारों पर संकरी होती है, हाँ, और छोटी होती है। अशाखीय कोई शाखाएं नहीं होती हैं।
और फिर इसका अरेखीय मांसपेशियां देखिए, यह हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती हैं। मतलब इसका अर्थ है कि वे स्वतः ही आकुंचित होती हैं और प्रसरित होती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। यह हड्डियों से भी जुड़े हुए नहीं होते। अब अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण क्या है, हमारी पलकों का गिरना तथा उठना। देखिए अब हमारी आंखों की जो पलकें हैं बच्चों, वो 1 मिनट में कितने बार अपने आप ही झपकती हैं और गिरती हैं, जो कि आप नॉर्मल बैठे रहते तो भी। फिर उसके बाद पाचन तंत्र में भोजन का प्रभाव, जब हम भोजन करते हैं, भोजन मुख में चबाते हैं और उसके बाद जब उसमें लार मिक्स होता है और उसके फिर भोजन नलिका से भोजन जो प्रवाहित होते हुए अमाशय में जाता है, तो इस गतिविधि पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये हो गई अनैच्छिक क्रिया। उसके बाद रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह, कि जिस तरह से रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाहित होता है, तो उस पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ये सारी जो है, यह अपट्टकी स्नायु ऊतक के कारण होता है। तो ये हो गया अपट्टकी स्नायु। अब हम लोग अगला देखने वाले हैं बच्चों, हृदय स्नायु। हृदय स्नायु कैसा होता है कि ये हृदय में ही पाए जाते हैं। हृदय हमारे शरीर का यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो बोलते हैं ना कि पूरा जीवन बिना रुके, बिना थके, यह एक ऐसी मांसपेशी है जो हमारे पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। बच्चों, रक्त में जो भी ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व होते हैं, वह रक्त में मिश्रित करके पूरे शरीर को, शरीर के हमारे अन्य अंगों को सप्लाई करने का कार्य जो है वह हृदय स्नायु के माध्यम से होता है। तो ये कैसे होते हैं, आकृति देख रहे हैं आप लोग, दंड गोलाकार, शाखीय व एक केंद्रकीय मांसपेशी है। हृदय जो है, हृदय हमारा जो है वह हृदय स्नायु से बना होता है। वह इन मांसपेशियों की गतिविधि पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हृदय स्नायु जो है, यह भी अनैच्छिक मांसपेशियों के तहत ही आते हैं। लयबद्ध पद्धति से आकुंचन, हृदय जो है हमारा देखिए वो रक्त पंप करता है, तो बहुत ही लयबद्ध पद्धति से क्या होता है, आकुंचित होता है और प्रसरित होता है। हमारे शरीर को कोई भी कार्य करने के लिए जो है रक्त की आवश्यकता होती है, जो जिसकी सप्लाई किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है, हृदय करता है। हृदय को उचित कार्य करने में सक्षम होने के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त की निरंतर आवश्यकता होती रहती है। और इस तरह से जब हृदय ठीक ढंग से कार्य करता है, तब हमारा शरीर भी पूरा अच्छे से, मतलब नॉर्मली कार्य करता है। शरीर के अंदर के सारे अंग बराबर कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक ढंग से होती रहती है, जो हृदय स्नायु के द्वारा ही होता है। अगला ऊतक जो हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, वो है लास्ट ऊतक, जो प्राणी ऊतक का प्रकार है, यह है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, अभी ये जो तंत्रिका ऊतक बना किससे होता है, ये आकृति देख रहे हैं आप, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है, यह हमारे शरीर तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। रचनात्मक का क्या अर्थ होता है कि तंत्रिका तंत्र की रचना जो है वह तंत्रिका कोशिका के द्वारा हुई है, और कार्यात्मक मतलब तंत्रिका तंत्र के सारे कार्य भी जो हैं वह तंत्रिका कोशिका के माध्यम से होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से, मतलब ये तंत्रिका कोशिका कार्य करती है, तंत्रिका कोशिका में क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों की तंत्रिका कोशिका में, ये कोशिका देह, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो है ये मुख्य भाग होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, और ये ब्रांचेस देख रहे हैं आप लोग, शाखाएं, जिनको हम क्या कहते हैं, वृक्षिका कहते हैं। और उसके बाद ये एक लंबी तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको हम अक्षक तंत्रिकाक्ष कहते हैं, जिसकी लंबाई जो है वह 1 मीटर से भी क्या होती है, अधिक होती है। तो अभी तंत्रिका तंत्र में ये जो प्रत्येक तंत्रिकीय ऊतक का कोशिका देह जो है, यह मुख्य भाग होता है। इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है, और उसके बाद कोशिका देह से अनेक छोटे तंतु निकलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वृक्षिका कहते हैं। इनमें एक तंतु काफी लंबा होता है, जिसे अक्षक तंत्रिकाक्ष कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक
लंबी हो सकती है। बच्चों देखो, कोई भी कार्य मतलब तंत्रिका ऊतक जो है यह उत्तेजनीय ऊतक है। तंत्रिका तंत्र में ये जो ऊतक है यह बहुत ही उत्तेजनीय, मतलब कोई भी उद्दीपन आया तो तुरंत उसकी जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो कार्य है वह तंत्रिका कोशिका के माध्यम से होता है। तंत्रिका कोशिका जो है वह मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करती है और उसका विश्लेषण करती है, और अब ये कार्य होता कैसे है, मतलब कोई भी जानकारी, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी उंगली में कट गया गलती से, हाँ, और फिर तुरंत मतलब ये जानकारी तुरंत के तुरंत मतलब विदिन, मतलब हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते बच्चों कि वह स्पीड इतनी तेज होती है कि मस्तिष्क को तुरंत वो सूचना पहुंचाई जाती है। फिर वहां पर क्या करना है, वहां पर जो फर्स्ट एड जो भी करना है, मस्तिष्क उस बात का विश्लेषण करके वो जानकारी उस अंग तक वापस वहां पहुंचाता है। तो अब ये कार्य होता कैसे है, मतलब इतना क्विक जो मैसेज संदेश जो मस्तिष्क तक पहुंचता है वो कैसे किसके द्वारा होता है, विद्युत रासायनिक संकेतों के द्वारा होता है। विद्युत तो और मस्तिष्क संदेश का वहन करने का जो कार्य है पूरा, वह तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। जब भी हमारे शरीर का कोई अंग तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है तो फिर तो यह विद्युत की तरंगों के रूप में मस्तिष्क को क्या करता है, संदेश भेजने का कार्य करता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है बच्चों हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। आगे है, अभी तक हम लोगों ने जितना देखा वो था प्राणी ऊतक के बारे में। ये जस्ट वनस्पति कोशिका का बच्चों आप लोगों को इंट्रोडक्शन है कि जिस तरह प्राणियों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऊतक पाए जाते हैं, उसी तरह वनस्पतियों की भी जो संरचना है बच्चों, वो वनस्पतियों की भी, वनस्पति भी सजीव हैं तो उनकी भी रचना, उनकी भी मूलभूत जो इकाई है वो क्या है, कोशिका ही है। तो ये वनस्पति कोशिका की आकृति है। अभी वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में एक अंतर है कि वनस्पति कोशिका में रंग बिरंगे हरित लवक पाया जाता है, जिस कारण से हमारी पत्तियों को जो रंग है वो हरा प्राप्त होता है, और ये जो लवक है यह प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो नहीं तो फिर मनुष्य भी, प्राणी भी जो है वो हरे हरे रंग के होते हैं ऐसे ही, लेकिन ये जो लवक है यह वनस्पति प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो और एक प्रश्न है कि वनस्पतियों में जो वृद्धि है वह शरीर में निश्चित स्थान पर ही क्यों होती है। तो वनस्पतियों में वृद्धि जो है बच्चों वो विभाजीय ऊतक के द्वारा होती है और वह कुछ स्थान पर ही पाई जाती है। तो जहां कहीं भी ये ऊतक पाए जाते हैं, वनस्पति की वृद्धि जो है वह उसी भाग में होती है। तो वनस्पतियों की वृद्धि जो है वो विभाजीय ऊतक के कारण होती है। इस तरह से वनस्पतियों की वृद्धि होती है। चलो, थैंक यू बच्चों, समाप्त। चलिए बच्चों, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिए। सुमित, सुमित। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। संयोजी ऊतक के प्रकार और कार्य स्पष्ट कीजिए। संयोजी ऊतक के कार्य बेटा, संयोजी ऊतक के अभी हम लोगों ने बहुत सारे प्रकार देखे, लगभग 7। रक्त, लसिका, अंतशलीय, संयोजी ऊतक, वसीय, उपास्थि, अस्थि और स्नायुरोजी। तो संयोजी ऊतक का कार्य मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि संयोजी ऊतक जो है यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। इनका आकार भले अलग अलग हो, लेकिन इनके कार्य में जो है वह समानता होती है। तो इनका एक जो कार्य है संयोजन करना, अंगों को एक आच्छादित करके रखना और उनको सही स्थान पर रखना। और बच्चों? गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर, तंत्रिकीय ऊतक हमारे
कति भी हमारे शरीर में गतिविधियां होती है, वो क्या हर गतिविधियां ब्रेन को पहुंचाता है? हाँ हाँ, मतलब कोई भी जानकारी बच्चों, मतलब कुछ भी, कोई भी घटना घटती है, जैसे कि मान लीजिए मम्मी कुछ बहुत मस्त व्यंजन बना रही है किचन में, तो आप उसको बिना देखे ही उसकी सुगंध आपके नाक तक पहुंच जाती है, और नाक से फिर वो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है कि अरे हाँ वाह, मम्मी कुछ तो अच्छा बना रही है। तो मतलब कोई भी जानकारी हो, कोई भी संदेश हो, उसको उसका वहन करने का कार्य जो है वह तंत्रिकीय ऊतक के द्वारा होता है। टीचर, ये हर जगह रहता है अपने कान आँख में? हाँ, कान आंख में नहीं बच्चों, मतलब जहां कहीं भी, मतलब तुम्हारे पैर के अंगूठे में भी लग जाए तो भी वो जानकारी तुरंत मस्तिष्क तक जाती है। मान लो आप चल रहे हो रोड पे, आपको ठोकर लग गई, तो तुरंत वो एहसास होता है ना, पता चलता है। तो वो कैसे आपको पता चलता है? क्यों? क्योंकि वो जानकारी तुरंत विद्युत तरंगों के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाई गई, उसका विश्लेषण हुआ, और फिर वहां पे हमको पता चलता है कि अरे हाँ क्या करना है एग्जैक्टली। तो ये सब जगह, मतलब हमारे पूरे शरीर में बेटा तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है। तो कहीं कुछ भी होता है तो तुरंत मतलब पता चलता है। थैंक यू टीचर। वेलकम बेटा। सत्यम बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, बोलो। टीचर, वो हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे पाया जाता है? तंत्रिका कहाँ पर? मतलब पूरा देखो, तंत्रिका तंत्र में जो है हमारा मस्तिष्क और मेरु रज्जु आता है, तो वहां से वो सब कुछ निकल के पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। पूरे शरीर में फैला हुआ है। हाँ हाँ, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में लूंगी मैं तंत्रिका ऊतक। मतलब कोई भी आप मान लीजिए कि स्पर्श, ध्वनि, स्मेल, रंग, कुछ भी आप देखते हैं तो आपको वो तुरंत पता चलता है। तो मतलब वो जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाई गई और फिर हमको वो पता चलता है। तो इस कारण तो ये मतलब सब जगह, मतलब हमारे ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी, वो सब तंत्रिकीय ऊतक से जुड़ी हुई हैं। मिस अभी किसी के रेजन नहीं है, तो हाँ, आप अपना ओके ओके, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने प्राणी ऊतक के प्रकार देखे। तो प्राणी ऊतक के प्रकार में हम लोगों ने देखा 4 प्रकार होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने स्नायु ऊतक के बारे में बच्चों डिटेल में देखा कि स्नायु ऊतक के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। उदाहरण रक्त लसिका, अंतःशलीय संयोजी ऊतक, वसीय संयोजी उपास्थि अस्थि, स्नायु रज्जु और अस्थिबंध। ये संयोजी ऊतक जो है यह हमारे शरीर को के जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्नायु ऊतक के बारे में देखा कि किस तरह से हमारे शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं इन ऊतकों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। उसके बाद तंत्रिकीय ऊतक, की तंत्रिकीय ऊतक जो है यह हमारे तंत्रिका तंत्र की उत्तेजनीय कोशिका होती है, जो उद्दीपन आते हैं उनको प्रतिसाद देने का कार्य जो है वह तंत्रिकीय ऊतक के कारण संभव होता है। जैसे कि स्पर्श, ध्वनि, गंध, रंग, कोई भी उद्दीपन आए उनको प्रतिसाद देने का कार्य जो है वह तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये पढ़ा। थैंक यू।